Hello friend, welcome back to our channel DP Foundation. I am Degambur Solanki. Today we are starting the next part of dimension analysis, that is the dimension of other physical quantity like gravitational constant, Planck constant and permittivity. ठीक है, आपको यहाँ पे मैंने 25 एग्जाम्पल दिए फिजिकल क्वांटिटी की, उनके भी फॉर्मूले भी यहाँ पे है और डायमेंशन भी यहाँ पे। इसमें से बहुत सारी क्वांटिटी की मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डायमेंशन निकाल के दिए हैं, ठीक है, और इसमें से कुछ नहीं दिए। तो आपको होमवर्क के लिए यहाँ पे कुछ मैंने आपको मतलब यहाँ तक हमने डायमेंशन निकाल लिए हैं, इसके नीचे के आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। इस साइड आपको फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, इस साइड आपको उसके फॉर्मूले दिए गए हैं और इस साइड आपको डायमेंशन दिए गए हैं, ठीक है। जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालने आप निकाल सकते हैं और उसको क्रॉस वेरीफाई करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे आपको देख सकते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, और यहाँ पे इसके डायमेंशन यहाँ पे है, यहाँ पे इसके डायमेंशन आपको दिखाई देंगे, ठीक है। इस तरह से इसकी डायमेंशन है, और यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब हमें फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ठीक है। हम इस जी के डायमेंशन निकालेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जी कांस्टेंट कहाँ पे आता है। अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू प्लैनेट इन यूनिवर्स इज गिवन बाय दिस फार्मूला, ठीक है। आपको मैंने मतलब आपको जो भी फार्मूला है आपको पता होना चाहिए, हम इस फार्मूला का यूज़ कर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू प्लैनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर m1 एंड m2 आर द मास ऑफ द प्लैनेट। ये जो m1 एंड m2 है वो मास ऑफ द प्लैनेट है, और यहाँ पे r जो है यहाँ पे वो r है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट, मतलब दो प्लैनेट का जो अंतर होते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट, ठीक है, वहाँ से। अब इस फार्मूले को हम रीअरेंज कर यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिखा है g इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस फार्मूले को रीअरेंज करके लिखा। अब हमें इसके डायमेंशन निकालने हैं, तो डायमेंशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले हर उस चीज़ के डायमेंशन मालूम चाहिए जो फिजिकल क्वांटिटी में आता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाई देगा कि आप फोर्स को मैंने एक ब्रैकेट में लिखा है, आर स्क्वेयर को एक ब्रैकेट में लिखा है, और नीचे m1 एंड m2 को एक ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम अब फोर्स के डायमेंशन निकालेंगे, तो उसके बाद हम आर के डायमेंशन निकालेंगे और m1 और m2 के डायमेंशन निकालेंगे। एज वी नो दैट द इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ फोर्स। जैसे कि हमने फोर्स के डायमेंशन मतलब फाइंड आउट किए प्रीवियस लेक्चर में, तो वो जो डायमेंशन है मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ m1 L1 t टू द पावर -2। उसके बाद आपको पता है r क्या होती है, r एक लेंथ है, वो तो हम सिर्फ उसको L से डिनोट कर सकते हैं। मतलब r स्क्वायर मतलब क्या होगा, L का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेंथ के डायमेंशन लिखे m0 L1 t टू द पावर 0 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे मैंने m1 के डायमेंशन लिखे, सिर्फ यहाँ पे m1 मतलब मास ऑफ द प्लैनेट, इसलिए मैंने उसके डायमेंशन लिखे m1 L0 T0। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं m2 के डायमेंशन, और m2 भी मतलब क्या है, मास ऑफ द अदर प्लैनेट, तो उसको भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं m1 L0 T0, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं। अब हम फोर्स के डायमेंशन को एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद मास को हमने मतलब m0 L टू द पावर T0 इसका जो हमने स्क्वायर है उसको सॉल्व करके यहाँ पे सीधा लिख दिया m0 L टू द पावर 2 T टू द पावर 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको भी एज इट इज लिख दिया है m1 L0 T0, यहाँ पे भी हमने लिख दिया m1 L0 T0, ठीक है। अब इन सारे डायमेंशन को हमको कंबाइन करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं ऊपर m टू द पावर 1 है, ठीक है, ऊपर m टू द पावर 1 है और नीचे 2m है। इसके लिए उनका पावर क्या होगा, m टू द पावर 2 होगा,
ठीक है। यहाँ पे m टू द पावर 2 हो गया। अब ये जब भी ये m टू द पावर 2 ऊपर जाएगा वो माइनस होगा, मतलब 1 माइनस 2, इसलिए इसका आंसर आएगा m टू द पावर -1। मतलब जो हमारा टोटल मास है वो आएगा m टू द पावर -1। इसलिए मैंने आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने m टू द पावर -1 लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप लेंथ की बात करेंगे। यहाँ पे फोर्स की जो डायमेंशन है उसमें एक ही यल प्रेजेंट है, उसका पावर L1 है। और हमने जो लेंथ आर के मतलब r² की जो डायमेंशन निकाले यहाँ पे, उसकी डायमेंशन है L², और दोनों भी न्यूमरेटर में है, इसलिए उनकी बेस सेम है, इसलिए उनकी पावर की एडिशन होगी और वो क्या आएगी 1 + 2 दैट इज विच इज इक्वल टू 3। मतलब जो लेंथ की डायमेंशन है वो हमारे डायमेंशन में मैक्सिमम 3 आएगी, इसलिए मैंने उसको लिखा है L टू द पावर 3। अब हम बात करेंगे T की, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे T0 है, मतलब डिनोमिनेटर में टोटल T की टर्म ही प्रेजेंट नहीं है, इस रेडियस में भी T की टर्म प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ इस 4 के डायमेंशन में टर्म प्रेजेंट है और वो है T टू द पावर -2, इसलिए मैंने उसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। सो हमारे फोर्स के डायमेंशन आ गए m⁻⁻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 ⁻
तरह आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन। अब प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन पता होने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूर है कि प्लैंक कांस्टेंट किस फार्मूले में आता है। ठीक है, अब एनर्जी के फार्मूले में वो आता है, जैसे कि एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, फिर म्यू इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1/t। ठीक है, तो आप मैं इस फार्मूले को रीअरेंज करता हूँ। इस फार्मूले को कैसे रीअरेंज करता हूँ मैं, ई एच इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय, और इस तरह मैंने एच का फार्मूला लिखा, एच इज इक्वल टू ई अपॉन म्यू, और 1/म्यू इज नथिंग बट द टी। तो इसको ही हम फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल टी। ठीक है, हमने यहाँ पे ऐसे फार्मूले में लिखा, मतलब मैं यहाँ पे फार्मूले में ऐसे लिखा एच इज इक्वल टू एनर्जी इंटू टाइम, बट एक्चुअली एनर्जी क्या है, एनर्जी नथिंग बट द फोर्स इंटू लेंथ इंटू टाइम, मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट। तो हम एच के फार्मूले को लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू एनर्जी इंटू टाइम, और एनर्जी नथिंग बट द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ के लिए यल लिख सकते हैं। सो एच इज इक्वल टू, इस स्टेप में आप देख सकते हैं एनर्जी इंटू टाइम, और मैंने इसको स्प्लिट कर दिया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने कौन सा सिंबल यूज किया, जो कि हम डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट के लिए यल सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसको यल सिंबल यूज किया, और इंटू टाइम एज इट इज़, जैसे टाइम के लिए टी यूज किया करता है। अब मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फोर्स के डायमेंशन लिखे m⁻1 l⁻1 t टू द पावर -2, और ये यहाँ पे आपका जो L1 है आया था वो L1, और ये T1। ठीक है, अब m1 एज इट इज आएगा, L1 एंड L1 यहाँ पे 2 L1 है, इसलिए उनका बेस सेम है, इसके लिए उसके पावर की एडिशन होगी, सो l⁻², और यहाँ पे t टू द पावर -2 एक है, और एक t का पावर +1 है। ठीक है, तो इनका बेस सेम है, इसलिए उनकी एडिशन होगी, इसलिए -2 + 1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, मतलब t का पावर -1 आ जाएगा। इसलिए हमारे डायमेंशन आ जाएंगे m1 L1 t टू द पावर -1। ठीक है, और इस सभी का पावर 1 आएगा। ये जो डायमेंशन है हमारे, वो डायमेंशन है प्लैंक कांस्टेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला है, उस फार्मूला का डायमेंशन निकाले। एंगुलर मोमेंटम के आपको डायमेंशन निकालना है, इसलिए आपको उसका फार्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। सो एल इज इक्वल टू mv/r, फिर m इज़ द मास, v इज़ द वेलोसिटी, एंड r इज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। सो मैंने m के लिए सीधे डायमेंशन लिख दिए, मास मतलब mv/r के फार्मूले को हम अब स्प्लिट कर देंगे और उसके डायमेंशन लिख देंगे। सो मास के लिए मैंने लिखा m1, उसके बाद वेलोसिटी के डायमेंशन यहाँ पे लिखे मैंने L1 t टू द पावर -2, और रेडियस के लिए मैंने सिर्फ लिखा L1। ठीक है,
और इन सारे डायमेंशन को मैंने कंबाइन कर दिया है। यहाँ पे यम सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है इसलिए यम आएगा। उसके बाद मतलब यहाँ पे यम का पावर सिर्फ 1 आएगा। यहाँ पे यल 2 है मतलब यल 1 एंड यल 1 उनका बेस सेम इंटू उसकी पावर की एडिशन होगी, मतलब यहाँ पे आएगा यल टू द पावर 2। उसके बाद आप देख सकते हैं टी सिर्फ अकेला ही प्रेजेंट है लेकिन उसका पावर -1 है। वो -1 क्यों है? बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी, उसकी डायमेंशन है। मतलब ये हमारे जो डायमेंशन आ गए वो डायमेंशन हमारे है एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे परमिटिविटी के, मतलब हमें परमिटिविटी के डायमेंशन निकालने हैं तो हमें सबसे पहले वो जिस फार्मूले में आता है वो फार्मूला हमको पता होना चाहिए। दिस इज द फार्मूला फॉर द कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ Q1 into Q2 upon 4πε0 r²। दिस इज द कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लॉ। मतलब जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। फिर ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और इसलिए मैंने नीचे के स्टेप में आपको ε0 का जो फार्मूला है वो रीअरेंज करके लिखा है। सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू Q1 into Q2 अपॉन 4πr² और एफ एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो चार्ज के फार्मूला है वो है चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। और मैंने यहाँ पे फोर्स का भी जो फार्मूला लिखा है वो फोर्स का फार्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब हमारे नीचे जो फार्मूला है उसमें क्या क्या आना है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो क्यू के डायमेंशन क्या आएंगे? आई इंटू टी, सिर्फ इतने ही डायमेंशन आएंगे, आई इंटू टी। मतलब आई का पावर 1 और टी का पावर 1, ठीक है। हमारे चार्ज के डायमेंशन आएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे याद रख सकते न्यूमरेटर में सिर्फ लिखा आई इंटू टी एक चार्ज के लिए, दूसरा Q2 चार्ज के लिए आई इंटू टी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मैंने नीचे जो हमारा 4π है वो कांस्टेंट है इसीलिए उसके डायमेंशन नहीं आएंगे। उसके बाद आता है r²। r² के लिए हमारे डायमेंशन आएंगे l टू द पावर 2। मतलब r क्या है? लेंथ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है l टू द पावर 2। और आपको पता भी है फोर्स का डायमेंशन क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास के लिए मैं लिखूँगा m1 और एक्सेलरेशन के लिए लिखूँगा मैं l1 अपॉन t टू द पावर -2 है जो हमारे है वो एक्सेलरेशन डायमेंशन। क्यों? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम और वेलोसिटी का फॉर्मूला है l1 अपॉन t टू द पावर -1 उसके डायमेंशन डिवाइडेड बाई टी, और टी ऊपर जाने के बाद l टू द पावर -t। ये जो हमारे नीचे के डायमेंशन है और वो फोर्स की डायमेंशन है m1 इंटू l इंटू टी टू द पावर -2। अब इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे। अब m ऊपर न्यूमरेटर में m प्रेजेंट नहीं इसलिए सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ही m प्रेजेंट है, इसलिए ऊपर जाने के बाद वो माइनस आएगा, इसलिए -m1 लिखा मैंने। उसके बाद ऊपर एक भी l नहीं है, नीचे l टू द पावर 2 है और दूसरा एक l है उसका पावर 1 है, इनके एडिशन करके l टू द पावर 3 आएगा। बट ऊपर जाने के बाद ये डिनोमिनेटर में है, जब भी न्यूमरेटर में जगह तब इसका पावर आएगा l टू द पावर -3। मतलब ऊपर जाने के बाद उसका पावर रिवर्स हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा l टू द पावर -3, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइम की। ऊपर टाइम 2 है मतलब t1 एंड t1, इसका पावर कुछ नहीं होता, मतलब कितना होता है 1 होता है, ठीक है। मैंने लिखा है पे 1 1 और नीचे t टू द पावर -2 है, जब भी ऊपर आएगा और तब ये +2 हो जाएगा और सबका बेस सेम है इसलिए सबकी एडिशन होगी, इसलिए 1 + 1 + 2 इज इक्वल टू आएगा 4, मतलब t टू द पावर 4। फिर हमारे डायमेंशन आ जाएंगे, ये जो हमारे डायमेंशन है वो डायमेंशन हो गया परमिटिविटी के लिए। फिर परमिटिविटी के डायमेंशन आएंगे m टू द पावर -1, l टू द पावर -3, t टू द पावर 4 एंड करंट का जो सिर्फ न्यूमरेटर में बचा है आई, इसलिए उसके 2 आए हैं, इसलिए i टू द पावर 2 आ जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है i टू द पावर 2, ठीक है। इसी तरह से आप मतलब परमिटिविटी के डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपको नीचे मैंने दिखा है सिंस c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √ऑफ ε0 μ0 वेलोसिटी ऑफ पोलराइट इन वैक्यूम, और तो आप इसी प्रकार से उसके डायमेंशन निकाल सकते हैं μ0 के। और यदि आपको कोई दिक्कत आई तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है।
और इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जो कि हमारे पिछले लेक्चर में छूट गया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, इस डायग्राम में आपको दिखाया, मैंने सिर्फ एक प्लेन एंगल दिखा दिया है और उसमें लिखा है 1 रेडियन। मतलब जो सिर्फ 2D में होता है उसको बोलते हैं प्लेन एंगल, और उसका मेजरमेंट करते हैं हम, मतलब उसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। और मतलब इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट दिस, मतलब इस प्रकार से। और इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, रेडियन। ठीक है, और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब क्या, जो भी हम कोन खाते हैं उस कोन को, मतलब एक स्पीयर में से आप, मतलब एक सपोज आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक चॉकलेट का भरा हुआ बलून है। ठीक है, उसमें से आप कट करके लाइक कोन टाइप से आपने उसको निकाल लिया, मतलब ये जो वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। मतलब यहाँ से हमने इसको कट करके बाहर निकल दिया, तो ये जो पोर्शन आता है इस पोर्शन को बोलते हैं सॉलिड एंगल। और उसको मेजर करते हैं स्टेरेडियन में, जैसे कि मैंने आपको आपका डायग्राम दिखाई दी है। ठीक है, सो सॉलिड एंगल का प्लेन एंगल के लिए फॉर्मूला है डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर, विच इज इक्वल इन रेडियन। मतलब आप थीटा कैलकुलेट करेंगे तो आएगा रेडियन में। फिर डी एस क्या है, आर्क लेंथ, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द दैट सर्कल। और यहाँ पे भी आप सॉलिड एंगल का भी जो फार्मूला है वो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, डी रो इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वेयर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दैट स्पीयर एंड ए इज द सरफेस एरिया। यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो मैंने अपने सरफेस एरिया यहाँ पे है, ये वाला जो सरफेस एरिया, आपको वो सरफेस एरिया लेना है, और जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस लेनी है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाले एंगल डायग्राम है वो प्लेन एंगल के लिए है, और नीचे वाले डायग्राम है वो सॉलिड एंगल के लिए है। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, मतलब पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 1 रेडियन में 57 डिग्री .297 डिग्री आता है, 57.297 डिग्री आता है। ठीक है, और इसीलिए आप इसी प्रकार 1 रेडियन की कीमत निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप 1 डिग्री की कीमत निकाल सकते हैं, दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट आते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड आते हैं। और आप मिनट ऐसे 1 डैश से डिनोट करते हैं, मतलब एक ही डैश होगा तो आप उसको मिनट कहेंगे, और उसको डबल डैश होगा तो आप सेकंड कहेंगे। इसी प्रकार का आपको जो यहाँ पे डाटा दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा एग्जाम में आ सकता है। 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, तो इसके यहाँ पे मैंने आपको कीमत सीधी सीधी दिखाई लिखी है। और आपको ये भी आ सकता है, सो 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी, सॉरी 1 सेकंड इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, तो दैट इज इक्वल टू 4.847 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये बहुत ही IMP है, आप इसको IMP कर डिनोट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको बहुत यूज़फुल डाटा मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के नेम दिए हैं, और उनके यहाँ पे वैल्यू दी है सही यूनिट में। जैसे कि 1 मिनट की वैल्यू, 1 मिनट में कितने सेकंड आते हैं, उसमें 60 सेकंड आते हैं। 1 आवर में कितने मिनट आते हैं, 60 मिनट आते हैं, तो टोटल सेकंड कितने आते हैं, 3600। उसके बाद 1 डे में कितने सेकंड आते हैं, दैट इज़ 86400। मतलब आपको याद रखने को कैसे लग सकते हैं, अपन 8 के बाद 6 के बाद 4 के बाद क्या आता है, 2 आता है। मतलब आपको वहाँ पे 2 नहीं लिखने का, यहाँ पे आपको 00 लिखने का है, 20 लिखने का है। ठीक है, इसी प्रकार आप मतलब इसका यूज़फुल, ये जो टेबल दिया है मैंने बहुत ही यूज़फुल है। आप नीचे भी देख सकते हैं, डिग्री की कीमत दी है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे टन में कितने किलोग्राम आता है, 1 लीटर में कितने मतलब मिलीलीटर आते हैं, 1 क्विंटल में। यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे दिखाई देना 1 क्विंटल इज इक्वल 100 kg। यहाँ पे इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, मतलब
इस टेबल का यूज़ कर आपको एक जनरल नॉलेज भी अच्छी तरह से प्राप्त हो सकती है, और इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी बहुत यूज़फुल है। ठीक है, हम ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कल हम देखेंगे डायमेंशन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो पहला एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद आता है टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद आता है द लास्ट वन एप्लीकेशन इज द टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम। मतलब जैसे कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ आर्क। ठीक है, आप मतलब इसका यूज़ करके ऐसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट हो गया था, जो कि इम्पोर्टेंट टेबल आपको बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक आवर चैनल। और इसके बाद हम आपको इसी तरह से बहुत अच्छे से वीडियो देंगे, और उसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।